बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हमने जो टॉपिक अपना स्टार्ट किया हुआ था वो हमारा टॉपिक था बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, कि इंसानियत के लिए बायोलॉजी का क्या रोल है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था, डिफरेंट चीज़ें हमने देखी थी कि फूड प्रोडक्शन के लिहाज से भी जो है बायोलॉजी का बहुत रोल है, और इसके अलावा हमने कहा था कि डिज़ीज़ वगैरह को कंट्रोल करने में भी बायोलॉजी का रोल है। और थर्ड हमने मेन रोल पढ़ा था कि इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए भी बायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम फूड प्रोडक्शन का तो कल पढ़ चुके थे, जिसमें हमने डिफरेंट टेक्निक सीखी थी कि कैसे टिश्यू कल्चर टेक्निक है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिससे हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा कल फिर हमने दोबारा दूसरा टॉपिक जो शुरू किया था वो था डिज़ीज़ कंट्रोल। तो डिज़ीज़ कंट्रोल में हमने देखा था कि बायोलॉजी ने कैसे हेल्प की है, किस तरह से हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 3 तरह के मेन मेथड्स हमें नज़र आए थे। एक था हमें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स, दूसरा था वैक्सीनेशन, एंड थर्ड वन इज़ ड्रग ट्रीटमेंट। तो अब हम कल पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स पढ़ चुके थे, अब हम देखेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो बेसिकली वैक्सीनेशन एक, अगर हम इसका कहें कि भाई व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम उसी डिज़ीज़ के जो वीकेंड या डेड पैथोजेंस होते हैं वो बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और जो ऑर्गेनिज़म की बॉडी होती है वो उन वीकेंड और डेड पैथोजन के अगेंस्ट क्या करती है, रिस्पॉन्स शो करती है बाय किलिंग दैम। ठीक, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, और वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं जो बाहर से हमने डाले होते हैं वीक या डेड पैथोजन, उनके अगेंस्ट क्या करती हैं, फाइट करती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। और जो मटेरियल अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम कहते हैं वैक्सीन। और इससे हमारी बॉडी जो है वो इम्यून हो जाती है, मतलब फर्दर कभी फ्यूचर में अगर वही वाला पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर इंटर होगा तो बॉडी ने पहले ही उस जगह के जो है ना ऐसे सेल्स बनाए होते हैं जो उसको पहचान लेंगे और उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे, और उसको जो है ना अपने जिस्म में फैलने नहीं देंगे। बॉडी मतलब हमारा क्या हो जाता है, इम्यून हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन भी कहते हैं और इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। मतलब इम्यूनाइजेशन क्या कहते हैं, टू डेवलप द इम्यूनिटी। अब मुख्तलिफ बीमारियां हैं, बैक्टीरियल भी होती हैं, वायरल भी होती हैं, जिनके अगेंस्ट जो है वो वैक्सीनेशन की जाती है। इसमें आ जाता है पोलियो है, वूपिंग कफ, मीज़ल्स, खसरा है, मम्प्स, कनपेड़े हैं, जिनको हम वैक्सीनेशन या शॉट्स से कंट्रोल करते हैं। शॉट्स बेसिकली हम इंजेक्शन को कहते हैं कि जब हम इंजेक्शन की फॉर्म में कोई वैक्सीन जो है वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो बेसिकली जो है ना, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, बच्चों में घरों में बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा कि हम बच्चों को जो है वो अगली स्टेज पे वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। हम उनको भाई मीज़ल्स की, मम्प्स की, पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे होते हैं, बाकी इंजेक्शन लगवाए जा रहे होते हैं। तो बेसिकली हम उनको क्या कर रहे हैं, इम्यून कर रहे होते हैं कि फ़र्दर अगर फ्यूचर में कभी उनको ये डिज़ीज़ हो तो उनकी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है ना वो वर्क कर सके। अब सबसे पहले वैक्सीनेशन जो है उसकी टेक्निक किसने डेवलप की थी, तो एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था, उसने 1796 के अंदर की थी। और उसने सबसे पहले जो है वो एक छोटा बच्चा था, उसके अंदर ये टेक्निक जो है वो यूज़ की थी। उसने क्या किया था कि उस वक्त जो है काउज़ में एक डिज़ीज़ होती है जिसको कहते हैं काउ पॉक्स। ठीक है, जैसे स्मॉल पॉक्स होती है ह्यूमंस के अंदर थी, तो इसी तरह से काउ पॉक्स काउज़ की डिज़ीज़ थी। तो उस साइंटिस्ट यानी कि एडवर्ड जेनर ने काउ पॉक्स पास ली, मतलब वो जो काउ पॉक्स थी उसमें क्या होता है कि वो जो एनिमल की बॉडी है उसके ऊपर लेजन से, जख्म से बन जाते हैं जो कि पास वाले होते हैं। उसने उनमें से पास ली, पी यानी कि ली, और उसको लेकर उसने उस लड़के के मतलब बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, और वो लड़का जो है वो क्या हो गया, इम्यून हो गया। ठीक है, मतलब और उसको जब फर्दर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ तो उसमें स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर ना हुए। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह से उसने एक यंग बॉय को जो है वो इम्यून किया और फर्स्ट टाइम जो है वो वैक्सीनेशन यूज़ की। अब ये जो काउ पॉक्स पास है, क्योंकि ये एक काउ से लिया गया था, इसलिए इसको हम कहते हैं वैका। वैका यानी कि लेटन लैंग्वेज का वर्ड है और उसका मतलब होता है काउ, और इसी से हमने जो है वो टर्म वैक्सीनेशन और वैक्सीन जो है वो क्या की है, इवॉल्व की है।
ये जो अपने को मैंने थोड़ा वाक़या सुनाया, ये मैंने थोड़ा मुख्तसर किया है, शॉर्ट कर दी है। वो कैसे उसने इनैकुलेशन की, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6 बैक्टीरिया वाला, प्रोकैरियोट्स का चैप्टर। तो उसमें हम लोग वो डिटेल उसका पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कैसे उसने यंग लड़के को जो है वो क्या किया, उसमें वैक्सीनेशन किया। अच्छा, इसके अलावा हम कहते हैं कि मतलब ये वैक्सीनेशन सब ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले मैंने अभी बताया स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है वो की थी। तो अभी ये दावा किया जाता है कि इसी वैक्सीनेशन की वजह से हम मतलब पूरी दुनिया में जो स्मॉल पॉक्स डिज़ीज़ है उसको क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं हेपेटाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन जो है वो बन चुकी है। इसके अलावा एड्स के लिए भी जो है वैक्सीन बनाई जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। ड्रग ट्रीटमेंट पहले आपके जो दो थे, वैक्सीनेशन और प्रिकॉशनरी मेजर्स, ये दो मेथड ऐसे थे कि जब आपको डिज़ीज़ नहीं हुई, आप पहले ही डिज़ीज़ के लिए रेडी हैं, आप उससे फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं, या आप अपने आप को वो बीमारी होने ही नहीं दे रहे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आ रहा है वो है ड्रग ट्रीटमेंट, या इसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। मतलब अगर बीमारी हो गई है, किसी किस्म की बैक्टीरियल या वायरल बीमारी हो गई है, तो अब हमने उसको ट्रीट कैसे करना है। तो वही बात है, अगर कोई मतलब बंदा बीमार हो गया तो ज़ाहिर सी बात है उसको हम क्या कहते हैं, जो सिंपल बीमारी है कि एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल जो डिजीज़ होती हैं उनमें क्या करती हैं, इफेक्टिव होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए यूज़फुल होती हैं। और आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हम डॉक्टर की प्रिकॉशंस के साथ ही यूज़ करते हैं, जो उसकी हमने प्रेस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि भाई आपने 3 दिन इस्तेमाल करनी है, 5 दिन, इससे ज़्यादा दिनों के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है अपने अंदर रेजिस्टेंट जीन्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया का उस एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अच्छा, ये तो हम सिंपल अगर बीमारी के केस में कहते हैं। अगर कोई बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर कहते हैं, हम कैंसर हो जाता है, तो कैंसर क्या होता है कि भाई हम कहते हैं कि अनलिमिटेड जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, एबनॉर्मल सेल्स हैं, वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम कहते हैं कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में दो जो हैं वो होते हैं, प्रोसेस होते हैं, एक होता है रेडियोथेरापी और एक होता है कीमोथेरापी। अब रेडियोथेरापी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। थेरापी वैसे भी हम ट्रीटमेंट को, इलाज को कहते हैं, तो इसमें हम इलाज करेंगे कैसे, रेडिएशंस के थ्रू। ठीक है, हम मतलब जो बॉडी के अंदर कहीं कैंसरस पार्ट मौजूद है, कोई ट्यूमर वगैरह मौजूद है किसी किडनी के अंदर, लंग के अंदर, ठीक है, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर मौजूद है, तो हम उस पर क्या करेंगे, जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होंगी वो हम उस पर क्या करते हैं, बम्बार करते हैं वक्फे से, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल से, जिससे क्या होता है कि वो जो वेव्स होती हैं वो ट्यूमर को ब्रेक डाउन करेंगी। अब हम पाकिस्तान में कहते हैं तो बेशुमार ऐसे सेंटर्स हैं जो है शौकत-आना मेमोरियल हॉस्पिटल है, जितने भी मतलब कैंसरस जो हॉस्पिटल हैं कैंसर से रिलेटेड, वहाँ पे ये रेडिएशन जो सेंटर्स हैं वो बने हुए हैं। अब इसी के अलावा दूसरा जो है मेथड है वो है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी जो है, अब कीमोथेरापी जो है ये हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो एंटी कैंसरस जो केमिकल्स होते हैं उनकी बॉडी को दिए जाते हैं, और वो एंटी कैंसरस केमिकल्स क्या कर रहे होते हैं कि जो कैंसरस पोर्शन होता है उसको किल कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसका ये एक नुकसान होता है कि ये जो केमिकल्स होंगे ये कैंसर पार्ट को भी किल करेंगे, और जो नॉर्मल सेल्स होंगे उनको भी, मतलब हम एक पेशेंट है उसको हम केमिकल्स दे रहे हैं, और वो केमिकल्स कैंसर जो कैंसरस सेल्स हैं उनको भी किल करेंगे, साथ में जो हेल्दी सेल्स होंगे उनको भी किल करेंगे। जब हम रेडियोथेरापी की, कीमोथेरापी की बात करते हैं, तो रेडियोथेरापी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ये क्या करता है, स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह काज करता है, फटीग काज करता है। कीमोथेरापी की हम बात करते हैं तो उसमें भी जो है वीकनेस भी हो जाती है, और जो है ना हेयर लॉस भी जो है वो हो जाता है। इसके अलावा एक नई टेक्निक भी आजकल जो है वो डेवलप की गई है, उसको हम कहते हैं जीन थेरापी। जीन थेरापी क्या होता है, बेसिकली इसमें हम जीन्स की थेरापी करते हैं कि जो डिफेक्टिव जीन होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, रिपेयर करते हैं विद द इफ़ेक्टिव जीन्स। मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि भाई कैंसर हो रहा है, ठीक है, अब कैंसर हो रहा है तो कैंसर कैसे हो रहा है कि इसको फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि कोई जो है ना जीन है, ठीक है,
वो किसी जो सेल्स हैं उनके अंदर किसी प्रोटीन है उसको कंट्रोल कर रहा है। अब वो जीन जो किसी प्रोटीन को बना रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उस जीन में कोई म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन क्या होता है कि उसमें कोई अचानक से कोई तब्दीली आ गई जिसकी वजह से वो अपना काम जो है वो सही से नहीं कर पा रहा, और उसकी वजह से क्या हो गया, वो प्रोटीन या वो जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मतलब वो उसको हम कहेंगे कैंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो डिफेक्टिव जीन, या ये बाय बर्थ भी हो सकता है या सडनली कोई म्यूटेशन की वजह से भी वो जो जीन है वो क्या हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, अब हमने जीन थेरेपी में क्या करना होता है कि हम जो डिफेक्टिव जीन आता है उसको रिमूव करते हैं, और उसकी जगह जो है बोन मैरो के सेल से जो है वो एक उसको क्या कहते हैं कि जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिमूव करते हैं, और उसकी जगह जो है वो एक हेल्दी जीन जो है वो उस बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है थ्रू द बोन मैरो सेल्स। इसको हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी। ये काफ़ी एक्सपेंसिव और मेथड होता है, ठीक है, जो कि किया जाता है। जैसे कि अपने थैलीसीमिया वगैरह का भी पढ़ा होगा कि वो डिफेक्टिव जीन की वजह से होता है, तो उसमें भी ये किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो है वो होता है। इसके अलावा अब देखा आपने कि हमने देखा है कि भाई कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि हम कोई बीमारी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय प्रिकॉशनरी मेजर्स, बाय वैक्सीनेशन, बाय ड्रग ट्रीटमेंट। अब जितने ज़्यादा मेथड हैं उस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा जो है कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन यानी कि अवेयरनेस है वो भी शामिल हो जाती है। तो इस सारी मैनेजमेंट को जो कि हम डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट। ये पीछे भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी इफ़ेक्टिव मेथड्स होते हैं टू कंट्रोल अ डिज़ीज़ इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी थ्रू अवेयरनेस, इट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट। जिन टर्म्स पर मैं फ़ोकस कर रही हूँ तो आप लोग भी उन पर फोकस किया करें, क्योंकि ये आपके पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या है। तो जितने भी ये हाईलाइटेड टर्म्स होते हैं इनको आपको सही से अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बायोलॉजी का जो है वो और क्या रोल आ रहा है कि इसने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप की हैं ह्यूमन जो है ना उसकी वेलफेयर के लिए, यानी उसमें आ जाता है क्लोनिंग आ जाती है, प्रोटेक्शन आ जाती है, और कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट भी आता है। अब क्लोनिंग क्या है, बेसिकली क्लोनिंग जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम यूजेनिक एम्स को गेन कर। यूजेनिक एम्स बेसिकली क्या होता है कि जिसमें हम जो ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्लोनिंग जो है ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। अब हम कहते हैं कि क्लोन क्या है, तो क्लोन बेसिकली जो है वो एसेक्सुअल जो है वो प्रोडक्ट होती है, एक ऑफ स्प्रिंग होता है, ठीक है, जो कि क्लोनिंग के मेथड के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ये टोटली सेम होता है, अपने पेरेंट के लिहाज की तरह का होता है। आप हम कहते हैं जनरली अगर देखा जाए तो नेचुरली क्लोनिंग एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब हम कहें कि नेचुरली एनिमल्स जो हैं वो क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग हालांकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन क्लोनिंग नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, सिवाय कुछ इंसेक्ट्स हैं या प्लांट्स हैं जो कि कुछ मतलब सर्कमस्टांस में, कुछ हालात में वो क्लोनिंग जैसा प्रोसेस शो करते हैं, लेकिन वैसे रेगुलर बेसिस में क्लोनिंग का प्रोसेस मौजूद नहीं है। ये हम मतलब खुद करवाते हैं, आर्टिफिशियल बेस है क्लोनिंग का प्रोसेस, नेचुरली ये प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि नेचुरली जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एग्जिस्ट करती है, प्लांट्स भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, बडिंग के थ्रू जो है ना बडिंग वगैरह होती है, फ्रेगमेंटेशन वगैरह होती है, तो वो सारे क्या है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन क्लोनिंग उनमें नहीं आता। ये आर्टिफिशियल जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब 1997 के अंदर सबसे पहले जो है वो एक शीप को क्लोन किया था स्कॉटलैंड के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट, और ये जो शीप है हम कहते हैं कि डॉली जो शीप है इसको क्लोन किया गया था, तो इसको भी एकदम से क्लोन नहीं कर लिया गया था, बल्कि इसके लिए भी बेशुमार जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, और हर दफ़ा वो एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो रहा था, और एट लास्ट जो है वो क्या हो गया था, एक शीप जो है उसकी क्लोनिंग की गई थी, जो कि कुछ अर्सा जो है उसने सर्वाइव किया और उसकी डेथ हो गई।
इसके अलावा माइस और काउस की स्पीशीज़ को भी क्लोन किया गया है। अच्छा, अब क्लोनिंग की 2 टेक्निक्स इन्होंने आपकी बुक में बताई हुई हैं, तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले जो है सिंगल सेल से क्लोनिंग जो है वो कैसे होती है। इसमें क्या किया जाता है कि एक जो है फर्टिलाइज्ड एग लिया जाता है। फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग हम ज़ाइगोट को भी कहते हैं कि जब मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनता है? ज़ाइगोट बनता है, या उसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग। अब हमने एक ऑर्गेनिज़म है, उसमें से हमने उस फर्टिलाइज्ड एग को रिमूव किया, बॉडी से बाहर निकाला, और उसमें से हमने उसका न्यूक्लियस रिमूव किया। मतलब एक फर्टिलाइज्ड एग का हमने न्यूक्लियस जो है उसकी बॉडी से बाहर निकाला, और उस न्यूक्लियस की जगह हमने किसी और हेल्दी ऑर्गेनिज़म का, जिसकी खसूसियात हम नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में देखना चाहते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो ज़ाइगोट है, वो जो फर्टिलाइज्ड एग है, उसका न्यूक्लियस चेंज हो गया। उसके अंदर हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म, किसी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज़म का न्यूक्लियस जो हमने ऐड किया था, तो वो अब वो वाला ज़ाइगोट हो गया। तो उस ज़ाइगोट को हमने दोबारा पहले वाली जो ऑर्गेनिज़म था उसके जो है यूट्रस के अंदर, वूम के अंदर हमने जो है वो इंसर्ट कर दिया। अब वो जो फर्टिलाइज्ड एग है या ज़ाइगोट है, वो अपनी बाकी डेवलपमेंट जो है वो उस यूट्रस के अंदर करेगा। अब इस तरह से ये जो ऑर्गेनिज़म जो है वो डेवलप करेगा, वो टोटली अपने उस पेरेंट की कॉपी होगा जिस पेरेंट का न्यूक्लियस जो है वो यूज़ किया गया है। मतलब वो टोटली उसका क्या होगा? क्लोन होगा। मतलब उसकी जीनोटाइप, जो जेनेटिक मेकअप है, वो भी क्या होगा? सेम वैसा ही होगा। ये मैंने आपको डायग्राम बताई है ताकि आप लोगों को क्लियरली जो है वो आइडिया हो सके। आपको यहाँ पे 2 शीप नज़र आ रही हैं। एक आपको नज़र आ रही होगी, जैसे उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मिक डोनर, और दूसरा है न्यूक्लियर डोनर। इन टर्म्स को आप छोड़ दें, बस ये टर्म्स वगैरह कुछ भी ना करें। आप सिर्फ ये देखें कि ये 2 शीप हैं। ठीक है। हमने एक का फर्टिलाइज्ड एग लिया, उसमें से हमने न्यूक्लियस रिमूव किया। इसको हम कहते हैं ई न्यूक्लिएशन, मतलब रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस। हमने उसका न्यूक्लियस रिमूव किया, वो अब खाली हो गया, बस उसमें साइटोप्लाज्म है। अब आप दूसरी तरफ आएँ तो हमने क्या किया कि जिस शीप के ऊपर न्यूक्लियर डोनर लिखा हुआ है उसको देखें कि हमने उसके जो हैं वो मेमोरी सेल्स लिए, कोई भी हेल्दी सेल ले लिया। अब हमने उसका कोई सेल लिया, उस सेल का हमने न्यूक्लियस रिमूव किया, और उस सेल का न्यूक्लियस रिमूव करने के बाद हमने वो जो लेफ़्ट वाली जो शीप है उसका क्या किया, उसकी फर्टिलाइज्ड एग में वो वाला न्यूक्लियस ऐड कर दिए, क्योंकि हम उसका पहले न्यूक्लियस निकाल चुके थे। अब हमने ये जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसके अंदर हमने दूसरा न्यूक्लियस डाला है, उस फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या करेंगे? शीप के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है। अब देखिए शीप का नेक्स्ट एरो से आप देखें बिल्कुल लास्ट पे आके, तो यहाँ पे डॉली ऊपर लिखा हुआ है, तो ये शीप प्रोड्यूस हुई। मतलब ये शीप जो है ये टोटली जेनेटिकली उस पेरेंट की कॉपी है जिसका हमने न्यूक्लियस लेके इसमें डाला है। यानी कि ये जो न्यूक्लियर डोनर है, ये डॉली जो है वो न्यूक्लियर डोनर की क्या होगी? क्लोन होगी, और उसी की क्या होगी? कॉपी होगी। अच्छा, एक और टेक्निक यूज़ की जाती है, इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ सिंगल एग। ये क्लोनिंग की दूसरी टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि भाई जब एक हमारे पास वो जो है एग, फर्टिलाइज्ड एग आ गया, होता क्या है बेसिकली, पहले जो है फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट में मज़ीद रिवीन होती हैं, तो वो क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। अब जब हम कहते हैं कि भाई वो जो फर्टिलाइज्ड एग था, या जब वो एम्ब्रियो बना, मतलब एक सेल से 2 सेल बना, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? उस फ़र्ज़ करें, ठीक है, एक सेल है, एक सेल तकसीम हुआ 2 सेल्स के अंदर। अब वो 2 सेल हो गए। अब हमने क्या करना है कि हम उस 2 सेल, वो तो वैसे तो इकट्ठे रहेंगे और 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, लेकिन हमने क्या करना है, जब वो 2 सेल होंगे तो दोनों सेल को क्या कर देना? अलग कर देना, उनको डिवाइड कर देना। अब इस स्टेज पे जो है ना, वो दोनों सेल के पास पूरे के पूरे जीन्स मौजूद हैं, और वो पूरा आगे से एक पूरा फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज़म जो है वो क्या करते हैं? बना सकते हैं। इस के बदले में जो 2 ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस होंगे उसको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। ठीक है। मतलब वो दोनों क्या हैं? सेम होंगे, उनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? सेम होगा उन दोनों ऑफस्प्रिंग्स का, और वो जो है उनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो दोनों जो पेरेंट्स हैं उनका ही होगा। जैसे कि अगर जनरली ह्यूमन्स के अंदर भी देखें तो आपने देखा होगा कि अक्सर बहन भाई, बहनें भाई ऐसे होते हैं जो
जिनकी शक्लें वगैरह बिल्कुल एक जैसी होती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, तो वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। वो भी ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब वो ज़ाइगोट होता है तो वो क्या होते हैं, दो सेल्स जो होते हैं वो बजाय एक साथ रहने के वो अलग अलग हो जाते हैं। जब वो अलग होते हैं तो वो एक जो है वो एक पूरा एक ऑर्गेनिज़म बना देता है, दूसरा सेल भी जो है वो दूसरा ऑर्गेनिज़म बना देता है। इसलिए वो दोनों सेल्स क्योंकि इकट्ठे होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है, इसलिए उनकी शक्लें भी जो हैं और उनके जो फीचर्स हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये भी एक क्लोनिंग की टाइप आ जाती है, और इसमें जो क्लोन्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब उनके जीन्स जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उन पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों पेरेंट्स के होते हैं, मतलब फादर और मदर दोनों के होंगे। और इससे भी कहते हैं कि हम जो कैटल्स वगैरह और फार्म एनिमल्स हैं ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है इस टेक्निक से फ़ायदा उठा रहे हैं कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हार्सेस वगैरह हैं, घोड़े वगैरह हैं, उनको क्या किया जाता है, इस टेक्निक से प्रोड्यूस किया जाता है, और वो जो कि इंसानों के काम वगैरह आते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पे कहते हैं कि अभी साइंटिस्ट जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन एम्ब्रियो को भी क्लोन किया जा सके। अभी तक ये ह्यूमन एम्ब्रियो को क्लोन नहीं किया गया, लेकिन साइंटिस्ट जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिशें इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम अगर ह्यूमन के एम्ब्रियो को क्लोन करें, ह्यूमन्स को क्लोन करें, तो हम उनको जो है वो एक डोनर के तौर पे यूज़ कर सकें। मतलब जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन्स भाई कोई इंसान है, उसको क्या है कि उसका हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, उसके लंग्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे, तो उसको किसी हेल्दी लंग्स की, हेल्दी हार्ट की, हेल्दी किडनी की ज़रूरत है। तो जो हमने वो क्लोन बनाया होगा तो हम उसमें से इस जो है ना ऑर्गन्स वगैरह जो है डिज़ीज़ पर्सन के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन क्लोनिंग जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि इथिकली जो है अखलाकी तौर पे रिलीजियसली ये क्या है, सही बात नहीं है। इसके बहुत से नुकसान भी हैं, इसलिए इस पे अभी तक क्लोनिंग नहीं की जा रही। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। जिस बात की समझ ना आई हो तो पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़।